तो बच्चों नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो पोलराइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बेटा जो अपने पास में लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहे होते हैं। इस बारे में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें कि इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillate or vibrate perpendicularly। लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो ओसिलेट कर रहे होते हैं। पर बेटा हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को ही पढ़ेंगे जब भी लाइट के बारे में बात आती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपना जो रेटिना है वो सेंसिटिव नहीं होता है। अपना जो रेटिना है वो सिर्फ कौन से फील्ड को मेजर कर रहा होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली सेंसिटिविटी शो करता है जिससे हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हम कोई भी चीज़ देख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो वी ओनली या फिर आवर आइज ओनली ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर। अपनी जो आंखें हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से ही कोई भी इमेज है उसको डिटेक्ट कर पा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को ही अपनी आंखें सेंस कर पाती हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, ऐसे है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो दोनों के दोनों बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट कर रहा होगा। लो तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ओसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में वेव की जो वेलोसिटी है वो ऐसे होता है अपने पास में लाइट का जो बिहेवियर है वो। ठीक है, अब बेटा अगर मैं सिंपल लाइट के बारे में बात करूं, नॉर्मल जो लाइट है उसके बारे में अगर बात करूं, ऑर्डिनरी लाइट के बारे में, तो एन ऑर्डिनरी लाइट बोले तो जो अपने पास में बल्ब है बेटा। ठीक है, बल्ब से बाहर निकलने वाली लाइट। ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा होता है, ऐसे ही रैंडमली। ठीक है, उन ऑर्डिनरी लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड oscillate in all possible planes। ठीक है, हर पॉसिबल प्लेन में ओसिलेट कर रहा होता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है। सो नोन एज अनपोलराइज लाइट। उस लाइट को क्या बोलते हैं हम? अनपोलराइज्ड लाइट। वो एक अनपोलराइज लाइट है, किसी फिक्स प्लेन कर रहा होता है। ठीक है, किसी फिक्स प्लेन में ओसिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइज लाइट। तो पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेता हूं पोलराइज और अनपोलराइज का क्या मतलब है। बेटा देखो, एक अपने पास में कोई रस्सी है जिसको हम कैसे भी ओसिलेट करवा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में उसको ओसिलेट करवा सकते हैं। ठीक है, पर अगर मैं उसके सामने एक स्लिट रख देता हूं, ठीक है, स्लिट सी बना के मैंने उसके सामने रख दी, कि बेटा तो ये मैंने मान ली है स्लिट। ठीक है, अब इस स्लिट से जो लाइट, जो स्ट्रिंग है वो बाहर निकलेगी, तो सिर्फ इस प्लेन में ही ओसिलेट कर पाएगी, क्योंकि बाकी सारे ओसिलेशन तो इसके कैंसिल आउट हो गए हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में है, उसको बोलते हैं अनपोलराइज। ये अनपोलराइज वेव है, ये
पोलराइज्ड। ठीक है, सेम बेटा लाइट के लिए रहता है। जो लाइट किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट करेगी, जो ऑर्डिनरी लाइट है, वो होती है अनपोलराइज्ड लाइट। और जो किसी एक पार्टिकुलर प्लेन में ओसिलेट करेगी, वो होती है पोलराइज्ड लाइट। तो राइट साइड में है वो पोलराइज है, लेफ्ट साइड में है वो अनपोलराइज है। ठीक है, तो अब लाइट के लिए लिखते हैं यही चीज, द फेनोमिना ड्यू टू विच oscillation of light are restricted in a particular plane is known as polarization। ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो एक पार्टिकुलर प्लेन में ही ओसिलेट कर पाए, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, या उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। और जो लाइट होगी उसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। अगर बेटा लाइट का मैं सिंबल बनाऊं, तो जो अनपोलराइज लाइट है वो हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट करेगी। तो ऐसा बोलेंगे, ये इस प्लेन, ये इससे परपेंडिकुलर ओसिलेट कर रही है, ये अपने पास में इस प्लेन में ओसिलेट कर रही है। प्लेन में ओसिलेट करेगी तो डॉट, इससे परपेंडिकुलर में ऐसे, दोनों लिख दिए, मतलब कि हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट कर रही है। तो अनपोलराइज का जो सिंबल होगा वो ऐसा रहेगा, और पोलराइज है उसका जो सिंबल होगा वो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में पोलराइज का सिंबल है, या सिंपली सिर्फ ऐसे भी है लिखा हुआ है, तो भी जो हम प्लेन देख रहे हैं, जो पेज है उससे परपेंडिकुलर वाले प्लेन में ओसिलेट कर रही है, तब भी उसको पोलराइज लाइट ही बोलेंगे। तो ये जो दो सिंबल हैं, इनका यूज किया जाता है मेनली इसको समझने के लिए। ठीक है बेटा, इसमें दो और टर्म आती हैं, एक तो है प्लेन ऑफ ओसिलेशन, एक है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो देखो, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ ओसिलेशन समझते पहले, और फिर समझते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ ओसिलेशन समझो बेटा, द प्लेन कंटेनिंग the oscillation of polarized light and its direction of propagation। ठीक है, ऐसा प्लेन जिसमें जो अपने पास में पोलराइज लाइट भी है और उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कंटेन है, ऐसे प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ ओसिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन देखो क्या होता है, ऐसा प्लेन जो प्लेन ऑफ ओसिलेशन से परपेंडिकुलर है, बट डायरेक्शन ऑफ जो अंदर में कंटेंट हो। द प्लेन perpendicular to plane of oscillation and contain direction of propagation। ऐसा प्लेन जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन से तो परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उसमें भी है। ठीक है, तो ऐसे प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक डायग्राम की मदद से इन दोनों चीजों को आपको समझाता हूं। ये है बेटा अपने पास में इसका डायग्राम। ठीक है, ये अपने पास में अनपोलराइज लाइट है जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, और इसके बाद में जब ये रे ऑफ लाइट बाहर आई तो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हुई जा रही थी। ठीक है, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, उसका मतलब क्या है, ऑसिलेशन या फिर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन।
ये अपने पास में बेटा वो प्लेन है जिसमें ये जो लाइट है इसको भी कंटेन किया है और इस डायरेक्शन में जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है इसको भी कंटेन किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों से मिला के जो प्लेन बना हुआ है ये वाला प्लेन, इस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। इस डायरेक्शन का जो प्लेन है, ठीक है, बट इसने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को कंटेन किया हुआ है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो इस तरीके से होता है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है बेटा? यही होता है अपने पास में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हम लाइट को पोलराइज कैसे करते हैं, वो चीज। ठीक है, तो लाइट को पोलराइज करने के लिए अपने पास में बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कुछ चीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ जो एक फिक्स कंपोनेंट है उनको अलाउ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि लाइट को पोलराइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये लिखने वाले हैं हाउ टू पोलराइज लाइट, लाइट को कैसे पोलराइज करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं डाइक्रोम क्रिस्टल, ठीक है, पोलेरोइड्स, पोलराइजर या फिर नाइक्रोम क्रिस्टल। इनमें से कोई भी मटेरियल है उसका यूज कर सकते हैं, सबका ही सेम ही काम है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही काम है सबका। ठीक है, इनमें से कोई भी क्रिस्टल को लेकर लाइट के सामने रख देंगे तो उसको जब देखेंगे तो वो लाइट जो है वो हमारे पास में पोलराइज लाइट होती है। ठीक है, एज लाइट पास थ्रू दिस क्रिस्टल, जैसे ही लाइट इस क्रिस्टल से पास होती है, वन ऑफ कंपोनेंट वन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्जॉर्ब्ड। एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड वन ऑफ कंपोनेंट इज परमिटेड। एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर देता है और एक आधा कंपोनेंट है उसको परमिट कर देता है कि वो उसको अलाउ है। ठीक है, और जिस कंपोनेंट को परमिट कर रहा है, जिस कंपोनेंट को जाने के लिए अलाउ कर रहा है, वो अपने पास में सिर्फ वही कंपोनेंट है जो कंपोनेंट की वजह से जो लाइट है वो पोलराइज बन जाती है। ठीक है, लो तो भाई ऐसे एक प्रिंसिपल एक्सिस जैसी कुछ हमने लाइन बना दी है। ये अपने पास में अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट है, इसको हमने एक बेटा क्रिस्टल के सामने रख दिया है। ये अपने पास में है क्रिस्टल, जो अब मैंने ऊपर लिखे हैं ये ही है ये क्रिस्टल। ठीक है, इस क्रिस्टल में बेटा ये वाली एक्सिस जो होती है, इस एक्सिस को बोलते हैं पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस। इस वाली एक्सिस का क्या नाम होता है? ट्रांसमिशन या फिर पास एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट है उसको पास कर देता है, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर देता है। तो अनपोलराइज लाइट से इसकी तरफ वाली जो कंपोनेंट है वो पास हो गया, तो ये जो लाइट बन गई है वो है अपने पास में पोलराइज लाइट। इस तरीके से अपने पास में क्रिस्टल होता है, ऐसे ये क्रिस्टल कर रहा होता है। ठीक है, अब बेटा क्योंकि क्रिस्टल ने कुछ कंपोनेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस वजह से लाइट की है वो भी कम हो जाती है, और अगर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो वो कितनी सी कम होती है वो चीज लिखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज अपने पास में वो है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। लाइट है उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है। ओके, तो देखो एज सम ऑफ कंपोनेंट
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लॉस्ट, कुछ कंपोनेंट है वो लॉस्ट हो गया है, so there will be some decrement in intensity, तो इस वजह से कुछ इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और वो वाला डिक्रीमेंट कितना है वही चीज हम लिखने वाले हैं। ऐसे बेटा इस डायरेक्शन में जा रही है, ये है अनपोलराइज लाइट, ये अपने पास में है अनपोलराइज लाइट, सामने हमने एक क्रिस्टल रखा हुआ है, इस क्रिस्टल में से, या इसको पोलराइजर भी बोल देते हैं, इस पोलराइजर में से रे ऑफ लाइट गई, उसके बाद में ये हो चुकी है पोलराइज्ड, ठीक है। तो बेटा इस केस में क्या होता है कि अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी आई नोट है, तो जब पोलराइज होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी है वो बन जाती है आई नोट बाई 2। ऐसा वेरिएशन होता है अपनी इंटेंसिटी में, ठीक है। अनपोलराइज की इंटेंसिटी अगर आई नोट है तो पोलराइज होने के बाद में उसकी इंटेंसिटी कितनी बन जाती है, आई नोट बाई 2। यही चीज हमें लिखनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अगर पोलराइज लाइट को ही फिर हम किसी पोलराइजर से भेजें तब उस केस में कैसे चेंज होगी, वो चीज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमें पढ़ना होता है लॉ ऑफ मालस। कौन सा लॉ है यहाँ पे, लॉ ऑफ मालस, लॉ ऑफ मालस। इस चीज को समझो, इफ I naught be the intensity, I naught be the intensity of polarized light incident on analyzer। एनालाइजर का मतलब है बेटा जो पोलराइजर के अलावा जो दूसरी चीज लेते हैं ना, ऐसा ही अगर दूसरा पोलराइजर लेंगे तो उसको बोलेंगे एनालाइजर, क्योंकि उस पर पोलराइज लाइट गिर रहे हैं, ठीक है। पहली बार अनपोलराइज से पोलराइज बनाने वाले का नाम होता है पोलराइजर। अगर इसको मैं यहाँ पे दोबारा रख दूं तो उसको क्या बोलेंगे, एनालाइजर, ठीक है। ऑन एनालाइजर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर and analyzer, then intensity will become I naught cos square theta, है वो इतनी सी हो जाती है, ठीक है। तो बेटा देखो कैसा अपने पास में सिनेरियो है वो समझते हैं। एक अपने पास में देखो यहाँ पे थी अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट थी, उसकी इंटेंसिटी थी आई नोट, ये है अनपोलराइज, ठीक है। ये जो लाइट है बेटा अनपोलराइज है, इसके सामने हमने क्रिस्टल को रखा, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है इसका नाम क्या होता है बेटा, पोलराइजर। इस क्रिस्टल का नाम क्या होता है, पोलराइजर। आई नोट इंटेंसिटी इसके ऊपर डाली तो इसने रे ऑफ लाइट को पोलराइज कर दिया, और इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई है, आई नोट बाई 2। अगर इसके सामने फिर से हम एक एनालाइजर रख देते हैं तो उस केस में देखो क्या इंटेंसिटी रहेगी। तो इसके सामने मान लेते हैं ये हमने एक एनालाइजर है उसको रख दिया है, ठीक है। इस पोलराइजर को क्या नाम दिया जाएगा, एनालाइजर। इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। या जो ये इससे पहले वाली जो लाइट है, इस लाइट और इस डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है उन दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा, थीटा। तो अब इस केस में जो रे ऑफ लाइट है ना जो रहेगी वो इस डायरेक्शन में ओसिलेट करने लग जाएगी, और इसकी जो इंटेंसिटी है
तो आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। मतलब इससे पहले जो इंटेंसिटी थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा से। इस तरीके से अपने पास में जो इंटेंसिटी है वो वैरी कर रही होती है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ ही हमने समझ ली है। तो ऐसे अपने पास में रहता है बेटा ये। ठीक है, इंटेंसिटी और अगर थीटा के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो वो वाला जो ग्राफ है ये इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, जैसे जैसे रोटेट करते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है, कोस थीटा है, कोस थीटा अपने पास में 90 पे क्या हो जाता है, 0। तो दोनों पोलराइजर को जब 90 डिग्री पे रखेंगे तो हमें इंटेंसिटी कितनी नजर आएगी, 0। दोनों पोलराइजर्स को अगर पैरेलल रखेंगे तो हमें इंटेंसिटी कितनी नजर आएगी, 100%। तो ये हो जाता है अपने पास में लॉ ऑफ मालस। ठीक है, इसी चीज को हमें समझना था। ये बेटा देखो एक डायग्राम है, उसकी टर्म्स में आपको दिखा रहा हूं। इंसिडेंट देखो, सबसे पहले जो लाइट आ रही थी वो लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट कर रही थी। उसके बाद में उसके सामने मैंने क्या रख दिया, एक पोलराइजर रख दिया जो कि लाइट को सिर्फ एक ही पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट करवा रहा है। ठीक है, इसके सामने जो दूसरा रखा हुआ है उसको क्या बोला जाएगा, एनालाइजर। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे इसको रोटेट करूंगा तो रे ऑफ लाइट है वो रोटेट करती जाएगी, बस उसकी इंटेंसिटी कम होती हुई चली जाएगी। और जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन गया तो उसमें इंटेंसिटी 0 हो जाती है। ऐसे करके ऐसी ऐसी इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, दूसरे वाले के एंगल पे, पहले वाले का कोई ज़्यादा खास मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है बेटा, था अपने पास में पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, और देखो एक आधी और चीजें भी आ जाती हैं। एक होता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, उसके बारे में बताता हूं आपको। ठीक है बेटा, इसको लिखते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सिर्फ आइडिया होना चाहिए, ना तो इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कुछ और चीज है। ठीक है, तो नोट्स अपने खुद ही बना लेना भाई, मैं चीज समझा सकता हूं इसकी बस। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग जो है वो क्या होता है वो चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो अपने पास में बेटा जो सनलाइट है ना, सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट जब आ रही होती है, ये अपने पास में इंसिडेंट रे है बेटा। इंसिडेंट सनलाइट जो होती है ना वो अनपोलराइज होती है प्योरली। ठीक है, जो कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में ओसिलेट कर रही होती है। ठीक है, बट ये जैसे ही अपने पास में एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ में टकराती है, ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट है वो इसका एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ कंपोनेंट जो, और उस केस में जो लाइट बची हुई है उसको बोल देते हैं कि वो स्कैटर हो गई है। ठीक है, इस केस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि कोई जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ी बहुत को ऐसे ही रिफ्लेक्ट करके या ऐसे ही टकरा के दूर की डायरेक्शन में भेज देते हैं। इस चीज को ही बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक बार मॉलिक्यूल से स्कैटर हुई तो थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, थोड़ी सी इस तरफ चली गई। ऐसे ही ये रे ऑफ लाइट जब मल्टीपल टाइम स्कैटर होती है, ठीक है, तो अपने पास में जब पहुंचती है तो उसकी बहुत कम इंटेंसिटी हो जाती है, और उस केस में हमें कई बार नजर आता उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा है जो ओसिलेट कर रहा है, और वो वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलरली ओसिलेट कर रहा है। तो जब वो ऑब्जर्वर के पास में पहुंची तो ऑब्जर्वर को ऐसा दिखाई दिया कि वो तो पोलराइज लाइट ही थी। ये जनरली ये जो फेनोमिना है ये अपने पास में अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को ही नज़र आता है, क्योंकि उस केस में सन की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी कम आ रही होती है। उसमें से मल्टीपल स्कैटरिंग के बाद में कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो लाइट है वो पोलराइज होके ही अपने पास में पहुंचती है। ठीक है, तो बेटा यही है अपने पास में पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई रे ऑफ लाइट है किसी एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ में स्ट्राइक करी और उसके बाद में स्कैटर में फैल गई। ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो उसकी वजह से भी पोलराइजेशन को अचीव किया जा सकता है। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इससे। अगला जो टॉपिक है वो
ये जो है अपने पास में ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, या इसको ब्राविस्टर लॉ भी बोलते हैं, ब्राविस्टर्स लॉ, रिफ्लेक्शन की वजह से पोलराइजेशन, जो कि है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये अपने पास में देखो एक स्पेशल फेनोमेना देखा जाता है बेटा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले डेफिनेशन है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद में इसको समझाता हूं। फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और a fixed angle of incidence of light on transparent लो तो भाई जगह बना देता हूं पहले। on transparent medium if the angle between reflected and refracted is 90 डिग्री। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट में जब 90 डिग्री का एंगल होता है, देन रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इज प्लेन पोलराइज्ड। जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो रे ऑफ लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है। इसी चीज को बोला जाता है ब्राविस्टर्स लॉ। ठीक है, और ये अपने पास में क्या है बेटा, एक सिनेरियो है स्पेशल, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी है, ठीक है, और इस तरीके से इंसिडेंट हुई है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो अपने पास में प्लेन पोलराइज होती है। इसी को ही बोला जाता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। एयर है, अंदर है अपने पास में कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है बेटा, इस तरीके से देखो, ये है इस सरफेस पे बनने वाला नॉर्मल, ऐसे आई थी अपनी इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट है वो अपने पास में अनपोलराइज्ड है। ठीक है, ऐसे अपने पास में इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, इसका कुछ जो पोर्शन है रिफ्लेक्ट हो गया है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आई थी तो ये वाली जो रे है ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, कुछ जो पोर्शन है वो अपने पास में रिफ्रैक्ट हो गया है। ठीक है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में एंगल अपने पास में 90 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये पोलराइज्ड होती है। ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या होती है, पोलराइज। और ये पोलराइज इस तरीके से होती है कि जिस प्लेन में ये तीनों रे ऑफ लाइट एग्जिस्ट कर रही हैं उससे परपेंडिकुलर वाले प्लेन के अलोंग में मतलब पोलराइज हुई है। ये वाली जो रे ऑफ लाइट है बेटा, ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट है, इसमें से कुछ कंपोनेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर चला गया, बाकी कंपोनेंट इधर ही बच गया है, तो इसको बोल देते हैं पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली पोलराइज्ड मतलब इसमें से भी कुछ कंपोनेंट खत्म हो गया है बट काफी कंपोनेंट इसमें बचा हुआ है, तो उसको पोलराइज तो नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड वाली है उसको बोला जाता है पार्शियली पोलराइज। इसको ही हम बोल देते हैं ब्राविस्टर्स लॉ। ठीक है,
और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको ही बोल देते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो बेटा ये है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के ही इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करता हूं स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अपने पास में क्या हो जाएगा, बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, साइन एंगल है आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक है, तो ये बन गया है साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन आर है, ये जो आर है इसकी वैल्यू लिखता हूं आई की टर्म्स में। जैसा कि पता साइन पे बनने वाले जो टोटल एंगल है उसका सम क्या रहेगा 180 डिग्री। तो इस एंगल को लिख देता हूं कि 180 डिग्री है वो आई प्लस 90 प्लस आर को मिलके बना है। आर की वैल्यू हो जाती है 180 माइनस आई और माइनस 90। 180 में से 90 घटाया तो 90 बचा, आई घटाया तो माइनस आई बचा। तो ये बन चुका है साइन 90 माइनस आई। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आई बन जाता है कोस आई। तो म्यू की वैल्यू आ जाती है साइन आई अपॉन कोस आई, जो कि बन जाएगा tan ऑफ आई। ये अपने पास में हो जाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे रे ऑफ लाइट पोलराइज हो जाती है। यहां से आई की वैल्यू निकाली जा सकती है जो कि आएगी tan इनवर्स ऑफ म्यू। ठीक है, आई विल बी tan इनवर्स ऑफ म्यू, बोलते हैं ब्राविस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। दिस आई इज नोन एज ब्राविस्टर एंगल। इसको ब्राविस्टर एंगल बोल देते हैं, तो आई बी से भी इसको कई बार लिख देते हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऐसा इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो बेटा यहां से हमें क्या पता चला है बेटा, आई और आर का जो सम करेंगे वो कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ब्राविस्टर एंगल है जो अपने पास में, ठीक है, ब्राविस्टर एंगल की जो वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में एग्जिस्ट कर सकती है। तो बेटा ब्राविस्टर एंगल की जो सब जो एग्जिस्ट कर सकती है वो अपने पास में कितनी रहेगी, क्योंकि ये अपने पास में tan ऑफ आई अपने पास में म्यू के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सबसे जो कम वैल्यू है वो होती है 1, और वो हो जाएगी 45 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग। उसके अलावा अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू है वो तो ग्रेजिंग इंसिडेंस पे होगी 90 डिग्री। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ ब्राविस्टर या द एंगल ऑफ पोलराइजेशन must have values between 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल ऑफ पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी हमेशा के लिए। ओके बेटा, एक आधा न्यूमेरिकल है वो और कर लेते हैं। देखो एक अपने पास में न्यूमेरिकल है, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ए पीस ऑफ ग्लास एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऊपर में वो स्ट्राइक करती है, एंड द रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan ऑफ ब्राविस्टर एंगल, जिसको लिखा जा सकता है tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 होता है √3। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है √3 के इक्वल। ओके बेटा, ठीक है, चलो और एक आधा क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं। द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री। किसी मीडियम के लिए जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो 60 डिग्री है, तो उस केस में आउट क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, तो उस मीडियम के लिए हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है बेटा। तो जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको निकाल लेंगे, जो ब्राविस्टर्स लॉ है उस चीज़ का यूज करके। ठीक है, इसको ब्राविस्टर्स लॉ भी बोल देते हैं बेटा। ब्राविस्टर्स लॉ है उसका यूज करके म्यू है उसकी वैल्यू आ जाती है tan 60 डिग्री, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, क्रिटिकल एंगल है वो कितना आ जाता है sin इनवर्स 1/μ, तो आंसर आ जाएगा sin इनवर्स 1/√3, इसको बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। बस इतना सा इसका आंसर है। ठीक है, चलो तो भाई इस पे बेस्ड एक आधा और क्वेश्चन पूछता हूं, जिससे कि तुम्हें और थोड़े से कंसेप्ट्स में क्लियरिटी आ। देखो मेरे बच्चे, ऐसे है अपने पास में अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी है I0। इसके बाद में इसके सामने क्रिस्टल रखा हुआ है, ये है क्रिस्टल C1। इसके बाद में इसके सामने एक और क्रिस्टल रखा हुआ है, ये है भाई दूसरा वाला क्रिस्टल। ये जो दूसरा वाला क्रिस्टल है ये इधर से एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। इस क्रिस्टल का नाम है C2। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी निकालनी है। फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ आफ्टर C2 क्रिस्टल के बाद में जो लाइट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताना है। ये है अपने पास में क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बेटा, जैसा दिख रहा है वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो लग जाओ काम पे जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालने में। लो तो बेटा मैं बताता हूं। अनपोलराइज लाइट है, पहले क्रिस्टल से पास होते ही क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट एंगल देखा जाएगा वो एंगल किसके बीच में देखा जाएगा, इस वाली लाइन के बीच में या इसके क्रिस्टल के बीच में और इनके बीच में। ये वाला जो एंगल है ये बनेगा 60 डिग्री। तो फाइनल जो लाइट है इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी और उसकी इंटेंसिटी होगी I, और I है उसकी वैल्यू बनती है I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। I0/2 cos 60 होती है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा I0² 4 इंटू 2 पहले था भाई 8, I0² 8 है वो, इसकी इंटेंसिटी आ जाती है। ओके बेटा, अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरीके से है भाई, ये तो सिंपल ही एग्जाम्पल है, सब के सब इसको सोल्व कर देंगे। क्रिस्टल 1 क्रिस्टल 2 दोनों के दोनों क्रॉस क्रिस्टल रखे हुए हैं बेटा। क्रॉस क्रिस्टल है मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है
90 डिग्री। ठीक है, फाइनल इंटेंसिटी है वो निकालनी है। ठीक है, तो निकाल के जल्दी से बता दो। फाइंड आउट फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बेटा इजी सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आंसर। देखो, अनपोलराइज लाइट थी, पहले क्रिस्टल से पास होते ही क्या हो गई है, पोलराइज हो गई है, इंटेंसिटी हो गई I0/2। इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अपने पास में जो लाइट है बिल्कुल होगी ही नहीं, गायब हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी 0। ये अपने पास में क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। टेलीग्राम पे इन सब का जो चैप्टर है वो सारे के सारे वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उस चीज़ की भी टेंशन मत लेना भाई, चिल करके रहना बेटा। क्वेश्चन को लिखो पहले और उसका आंसर निकालते हैं। लो तो देखो, दो पोलराइड हैं, एक दूसरे पे इस तरीके से रखें कि उन दोनों की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। एक ये लाइन बना दी भाई, लो। ठीक है, दो क्रिस्टल हैं P1 और P2। P1 ये रखा हुआ है P2, दोनों को बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली रखा गया है। पोलराइज लाइट है जिसकी I0 इंटेंसिटी थी, P1 पे आके गिरी। ये है अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी है I0, P1 पे आके गिरी। A third Polaroid P3 is kept between P1 and P2 such that axis make angle 45 with P1। एक तीसरा क्रिस्टल है भाई P3 जो कि ऐसे रखा गया है, जो कि इधर से कितना एंगल बना रहा है 45। यहाँ से जैसे ही रे ऑफ लाइट पास होगी बेटा, I0 से पहली बार पास होते ही इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2। इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे लाइट पहुंचेगी तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये इधर से भी 45 है, इधर से भी 45 है। अब ये रे ऑफ लाइट जैसे ही यहाँ से पास होगी तो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लग जाएगी। इसकी जो इंटेंसिटी है वो बन I0/2 cos स्क्वायर 45, तो इस पे आके गिरी थी। इसके साथ साथ में cos स्क्वायर 45 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। तो यहाँ से अपने पास में आंसर बनेगा बेटा, I0/2 cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 1/2। तो आंसर है क्या आ जाएगा I0/8। अभी जो अपने पास में फाइनल इंटेंसिटी है उसका आंसर हो जाता है I0/8। ठीक है, तो बच्चे ये था अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, और बेटा नीट में सिलेक्शन लेके ही रहना है।